Assalamu alaikum. Hello, how are you guys and dear students? Hope you will be fine. Today we are going to know about the basic definitions of chemistry, chapter 1, fundamental of chemistry. Take a register and marker, ball pen which you want to note the lecture and focus on lecture. If you get any problem, any issue, then please ask me in comments. I will try my best to solve your problems and यूजलेस एक्टिविटीज़ छोड़ दें और लेक्चर पे तवज्जो दें तो जो बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री होंगी वो हम समझेंगे। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। पढ़ना नहीं है, समझना है। पढ़ना पढ़ाना बहुत हो गया, अब समझने पे तवज्जो देनी है। तो अब इधर उधर की एक्टिविटीज़ छोड़ दें, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो कि 9th क्लास का पहला चैप्टर है, उसका टॉपिक नंबर 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक डेफिनेशंस मतलब कि बुनियादी तारीफ़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है मैटर। मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। मैटर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ पाई गई हो जिसका मैस हो और वो जगह घेर रही हो, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं मैटर कहते हैं या मादा कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो हमारे पास मैटर है, मादा है। लाइक जिस तरह आपके पास मेरा आपके पास ये बॉल पेन है। अगर आप देखें, इसको उठा के देखें, इसका कुछ ना कुछ मैस होगा। अगर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया तो इसने यहाँ पर क्या की, जगह घेर ली, ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब कि इसने जगह भी घेरी और वज़न भी रखा, तो इसको हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास रजिस्टर होगा, आप लोगों के पास आपके मोबाइल होंगे, आप लोग अगर उठा के देखें तो उनका मैस भी होगा। अगर आप किसी जगह पर रख दें तो वो जगह भी घेर लेंगे, तो ऑक्यूपाई स्पेस भी कर लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को, जो इनका जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो, इन चीज़ों का हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, यानी मादा कहते हैं। होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट मैटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, मैटर जो है हमारे पास 3 हालतों में पाया जाता है। बेसिकली वैसे 4 हालतों में पाया जाता है, लेकिन आपकी जो किताब में दिया गया है वो 3 हालतों में, जो कि अब हम पढ़ेंगे। सॉलिड हालत में पाया जाता है, मतलब कि ठोस हालत में, लिक्विड हालत में यानी कि माय हालत में, और गैसी हालत में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, मतलब कि मैटर को कितनी क्लास में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो मैटर को बेसिकली 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 पर हमारे पास है सब्सटेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं एशिया या कोई शय, और नंबर 2 पर हमारे पास है मिक्सचर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंस के बारे में, नेक्स्ट हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सब्सटेंस किसे कहते हैं, और आगे इसकी जो फर्दर क्लासीफाई किए गए इसकी जो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उनके बारे में जानते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स शय। ठीक है, उर्दू में हम इसे क्या बोलते हैं, शय। सब्सटेंस को हम उर्दू में बोलते हैं शय, मतलब कि द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स। मैटर क्या था, ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो, वो मैटर होता है। मतलब कि दुनिया में कोई भी पाई जाने वाली चीज़ मैटर है। ठीक है, तो उसकी जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स, मतलब कि ऐसी कोई शय जो अपनी प्योर हालत में हो, खालिस हालत में हो, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस यानी शय कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि प्योर क्या चीज़ है। ठीक है, प्योर को तो हम बेसिकली खालिस कहते हैं। लाइक अगर हम दूध वाली शॉप पे जाएं तो हम उससे कहेंगे कि यार हमें प्योर मिल्क दे। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, खालिस चीज़ हो या खालिस दूध दे हमें, वहाँ पर इसका मतलब ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, केमिस्ट्री के लिहाज से देखें, तो इसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, इसका मतलब मुख्तलिफ है। केमिस्ट्री में हम प्योर उस चीज़ को कहते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी गई हो। मतलब कि कोई चीज़ है, बनी हुई है, उसमें पाए जाने वाले एटम्स है, जिन एटम्स से वो मिलकर बनी गई है, वो तमाम के तमाम एक ही है, एक ही तरह के एटम्स हो। ठीक है, लाइक मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ, आप लोगों के पास ये बॉल पेन है। ठीक है, बॉल पेन में अगर हम देखें तो बॉल पेन अगर एक ही तरह के, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर बॉल पेन एक तरह के एटम से मिलकर बनी गई है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास प्योर फॉर्म है। अगर ऐसा नहीं है, अच्छा,
ये दो कंडीशंस उन्होंने लगाई है कि हम ऐसी चीज़ को प्योर फार्म कह सकते हैं। अगर तो कोई चीज़ हमारे पास एक तरह के एटम से मिलकर बनी गई हो, ठीक है, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, मतलब कि कोई चीज़ हमारे पास सोडियम से बनी गई है तो उसमें पाए जाने वाले सारे एटम्स क्या हों, सोडियम के ही हों, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि प्योर फार्म है या ये सब्सटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्स रेशो ऑफ एटम्स। अगर वो कहता है अगर आपके पास कोई चीज़ बनी गई है वो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनी गई है, एक से ज़्यादा एटम्स, एक से ज़्यादा टाइप्स के या एक से ज़्यादा इकसाम के एटम उसमें पाए गए हैं, तो उसमें ये होगा कि उनकी जो रेशियो है वो फ़िक्स होगी, उनके दरमियान जो तनासब होगा, उन एटम्स के दरमियान जो रेशियो होगी वो फ़िक्स होगी। अगर उन फिक्स रेशियो को आगे पीछे किया जाए तो वो जो प्योर फार्म नहीं रहेगी और वो क्या हो जाएगी, इम्प्योर फार्म हो जाएगी। और इम्प्योर या नाखालिस फार्म को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास देखिए हमारे पास ऑक्सीजन था और सोडियम है। अगर सोडियम हमारे पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को हम सब्सटेंस कहते हैं, अगर इसमें पाए जाने वाले तमाम के तमाम एटम एक जैसे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास दो तरह के एटम पाए गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कि एक से एटम बढ़ गए हैं। अगर एक से ज़्यादा एटम बढ़ गए हैं तो इनके दरमियान जो रेशियो होगी वो फिक्स होगी। अगर हम देखें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन हमारे पास 1, अगर ये 2 और 1 रेशियो से रहेंगे तो हमारे पास पानी बनेगा। अगर इनकी हम रेशियो में चेंजिंग ले आएँ तो क्या होगा, ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन भी 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन भी 2 कर देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। सो हम इसको फिर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर या सब्सटेंस नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर्स। लास्ट बार 2-3 मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपोजिशन क्या होती है, कि कोई चीज़ किन चीज़ से मिलकर बनी हुई है उसको हम कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, जो सब्सटेंस की कंपोजिशन है उसमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो फिक्स रेशियो होती है, दूसरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस हो उसमें फ़िक्स रेशियो होगी और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। अगर हम फिक्स रेशियो की तरफ देखते हैं, हमारे पास है बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हमारे पास 1 है और कार्बन भी हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। अगर इस तनासब से, इस रेंज से ये एटम हमारे पास होंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। अगर हम मतलब कि कैल्शियम को हम 3-4 कर देते हैं, कार्बन को आगे पीछे कर देते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, चेंज हो जाएगी, मतलब कि कोई और कंपाउंड बन जाएगा, फिर हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कह पाएंगे। सेम हम सोडियम क्लोराइड को भी कह सकते हैं, सोडियम हमारे पास एक है और क्लोरीन भी एक है, ठीक है। अगर इनका तनासब हम चेंज कर दें, क्लोरीन को बढ़ा दें या सोडियम को बढ़ा दें, तो ये क्या बनेगा, कोई और कंपाउंड बन जाएगा, मतलब कि ये तब सब्सटेंस नहीं रहेगा और इम्प्योर फार्म हो जाएगी, ना खालिस फार्म हो जाएगी। और ना खालिस फार्म को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर है, ठीक है। वाटर के अगर आप लोग देखें, दो हमारे पास हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पानी बनेगा। लेकिन अगर इनकी रेशियो चेंज कर दी जाए तो हमारे पास क्या हो जाए, कोई और कंपाउंड बन जाएगा। लाइक इधर देखें हमने क्या की, ऑक्सीजन की हमने रेशियो बढ़ा दी है, ऑक्सीजन के एटम बढ़ा दी तो हमारे पास कोई और कंपाउंड बन गया जिसका हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी प्योर फार्म है या कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो हमारे पास रेशियो होगी वो फिक्स रहेगी। होप यू विल बी अंडरस्टैंड। बच्चे अगर कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आगे हमने क्या पढ़ा कि सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है दो चीज़ों पर डिपेंड है, फिक्स रेशियो और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। फिक्स रेशियो हमने पढ़ ली और आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं दो तरह की होती हैं, फिज़िकल और केमिकल, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि फ़िज़िकल स्टेट से रिलेटेड हो उसका हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिज़िकल को हम तबई भी कहते हैं, मतलब कि तबई खसूसियात, ठीक है, मैटर की तबई खसूसियात। लाइक इसमें हम ये क्या देखते हैं, जो हमारे पास कंपोजिशन होती है, ठीक है बच्चे, कंपोजिशन क्या होती है, वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन फ़िज़िकल स्टेट इसकी चेंज होती रहती है। अगर फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो तो कंपोजिशन पर कोई असर भी नहीं होता, ठीक है। लाइक जिस तरह मतलब कि कुछ आप लोगों को
किसी ने काम दे दिया, आप मतलब क्या करें, आप पढ़ें, आपके घर वालों ने कह दिया, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उनको दुख होगा। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि आपको कहें कि पढ़ो, लेकिन आप नहीं पढ़ते, तो उन्होंने तो पढ़ा दिया, उनका काम है पढ़ाना, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें कौन सा नुकसान होना है, ठीक है। तो मतलब कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो खुद अगर चेंज हो जाएँ, लेकिन इनकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है, मतलब कि सब्सटेंस जिस चीज़ से बना गया है वो वैसी की वैसी रहेगी। लाइक हमारे पास वाटर देख लें आप लोग, वाटर में हमारे पास बचे क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। ये इनको किया है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, मतलब कि ठोस शक्ल में, ठीक, ठोस मतलब कि आइस फॉर्म में, बर्फ़ की शक्ल में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हीट अप किया, इसको हीट दी थी हमारे पास, इसका टेम्परेचर क्या किया हमने बढ़ाया, तो ये तो हमारे पास किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, यानी कि माई हालत में तब्दील हो गया, ठीक है। अब यह क्या किया हमने, इसको और हीटअप किया, तो ये इसमें स्टीम में हो गया, वेपर्स में हो गया, मतलब कि हमारे पास बुखारात की शक्ल में हो गया, गैसी हालत में तब्दील हो गया, ठीक है। तो क्या, लेकिन अब क्या कर, इनकी फ़िज़िकल स्टेट मुख्तलिफ है, पहले सॉलिड था, टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड हो गया, फिर स्टीम हो गया, लेकिन ये है क्या चीज़, वही हाइड्रोजन के दो एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम, इसकी जो कंपोजिशन है जिस चीज़ से ये मिलकर बना गया ये वही की वही है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसकी फ़िज़िकल स्टेट्स क्या होती रही, चेंज होती रही। होप आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इसके हम और भी मिसालें देख लेते हैं, क्या है हमारे पास होती है, स्मेल हो गई, टेस्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इन तमाम को हम क्या बच्चे कहते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बच्चे हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया, अब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मतलब कि कीमियाई खसूसियात। इस पे हम क्या कहते हैं कि एक्चुअली जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, वो इसको क्या कहते हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। सपोज़ हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो दूसरों के साथ रिएक्शन होगा वो उसका क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो अगर हम एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील कर लें तो उसको दोबारा उसी की हालत में लाया जा सकता है। लाइक आप देख रहे हैं हमारे पास बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ को हीटअप किया तो हमारे पास क्या बन गया, पानी बन गया, ठीक है। पानी को जब हम क्या करें, पानी का दर्जा हरारत हम कम करेंगे तो फिर किस में तब्दील हो सकेगी, बर्फ़ में। मतलब कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दोबारा उनकी अपनी हालत में लाया जा सकता है। लेकिन हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक मरतबा अगर कोई चीज़ दूसरी फार्म में तब्दील हो गई है तो दोबारा उस फार्म में तब्दील नहीं हो सकती। लाइक अगर आप देख लें, आप लोग आग जलाते हैं तो आग जलाने के बाद क्या होता है, लकड़ी किस में तब्दील हो जाती है, राख में तब्दील हो जाती है। लेकिन राख से दोबारा लकड़ी का ना बनना, ये क्या कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ओके। तो अब हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास हो आगे जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिपेंड करती है कंपोजिशन पे। बच्चे देर गैस आप लोग देखें तो इसमें क्या होता है, अगर कंपोजिशन जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ तब्दील होंगी तो कंपोजिशन भी, मतलब कि जिस चीज़ से सब्सटेंस बनाया गया वो भी तब्दील हो जाएगा। लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा नहीं होता था। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या था, हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज चाहे चेंज हो रहा हो लेकिन जो हमारे पास कंपोजिशन थी वो सेम रहती थी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो सब उल्टे, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी तो कंपोजिशन भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं हम। तो आप लोग देखिए बच्चे, हमारे पास है वाटर है, ठीक है। वाटर को हमने क्या किया, H2O, इसको हमने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। डिकम्पोज किया तो हमारे पास H2O बन गया और H2 बन गया और O2 बन गया। यहाँ पर भी आप इसकी कंपोजिशन देख सकते हैं और यहाँ पर भी कंपोजिशन देख सकते हैं, डिफरेंट है। तो मतलब कि जब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई तो कंपोजिशन भी चेंज हो गई। नेक्स्ट हम एक और मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास आप लोग देखें कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोग बच्चे यहाँ पर भी देख सकते हैं इसकी और यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी कंपोजिशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं जिन जो कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हों। अगर
कंपोजिशन, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज खुद चेंज होंगी तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिस चीज़ से सब्सटेंस बना गया वो भी तब्दील हो जाएगा। ओके, होप यू विल गेट द पॉइंट अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चे, हमने दो तरह के मैटर पढ़े थे, सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, मादे की ना खालिश शय, मादे की ना खालिश शक्ल, मतलब कि इम्प्योर फार्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर, एंड प्योर फार्म ऑफ मैटर मतलब कि मादे की खालिश शक्ल को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्योर का क्या मतलब होता है, उनके नंबर ऑफ़ एटम सेम हो, अगर नंबर ऑफ़ एटम सेम नहीं तो जो एक से ज़्यादा एटम है उनके दरमियान क्या हो, रेशियो क्या हो, फिक्स हो। तो बच्चे, आगे हमारे पास सब्सटेंस को दो में तब्दील किया गया है, दो में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया। एक तो हमारे पास एलिमेंट्स है और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, तो बच्चों आज हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रा इधर उधर ना देखा करें, काइंडली लेक्चर पे तवज्जो दिया करें, उसके बाद मौज मस्ती किया करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट्स की क्या देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं कि ये मतलब कि कब से स्टार्ट हुए इनकी डिस्कवरी। और ये आपको पता तो चल गया होगा कि एलिमेंट्स क्या मतलब कि जिस लिहाज से ये डिस्कवर हुए हैं या आगे जाकर इनकी मतलब डेफिनेशन में भी थोड़ा सा फ़र्क आया, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं अर्ली एज, मतलब कि इब्तदाई दौर में जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट्स थे। कितने, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास 9 एलिमेंट्स थे, जिनमें से बच्चे हमारे पास कॉपर है, आयरन है, जिंक है, सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, और इसके साथ हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, टन है और लेड है। ठीक है, मरकरी भी है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो शुरू में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स हुआ करते थे, जिनके मैंने आपको नाम बता दिए हैं। बाकी जो मिसेंगे वो आपकी बुक पर राइट होंगे, वहाँ से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ठीक है, तो तब जब डेफिनेशन की जाती थी वो कहते थे सब्सटेंस कुड नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट बाई एनी केमिकल प्रोसेस, मतलब को कहते थे कि जो सब्सटेंस है या कोई एलिमेंट्स है उसको केमिकल प्रोसेस के ज़रिए डिकम्पोज नहीं किया जाता सादा यूनिट्स में। क्यों, ये तब की डेफिनेशन है। वो कहते थे कि एलिमेंट्स या सब्सटेंस जो हमारे पास है उसको मज़ीद ब्रेक डाउन या तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता, किसमें, सिंपल यूनिट में, सादा यूनिट्स में नहीं किया जा सकता। ये तब इसकी डेफिनेशन थी। वो कहते थे कि दो सब्सटेंस विच कुड नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये तब की बात है, इब्तदाई दौर की, अर्ली एज की। नेक्स्ट, जब हमारे पास 19वीं सदी का एंड हुआ, 19 सेंचुरी, एट द एंड ऑफ 19 सेंचुरी, हमारे पास तब कितने एलिमेंट्स हो गए, 83 एलिमेंट्स। ठीक है, तब हमारे पास 63 एलिमेंट क्या हुआ, दरियाफ्त हो चुके थे। 63 मतलब के 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन अगर हम अब की बात करें, मतलब कि नो डेज़ आजकल आप देखें तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से हमारे पास 92 मतलब के 92 जो हैं वो नेचुरली हैं, और जो बाकी बचते हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो मतलब कि आर्टिफिशियल लेबॉर्ट्री वगैरह में केमिस्ट साइंसदानों ने मिलकर तैयार की हैं। ओके हो गया। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट्स की वो अब हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि दो सब्सटेंसेस विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जाहिर सी बात है अगर उनमें एटम्स सेम होंगे तो उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एन मीन एटॉमिक नंबर। ठीक है, दो सब्सटेंस विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट डिकम्पोज एटम इनटू सिंपल यूनिट्स। वहाँ पर क्या बात हो रही थी कि खुद एलिमेंट्स जो है उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, किसमें, सिंपल यूनिट्स में। लेकिन यहाँ पर बच्चे किसकी बात हो रही है, एटम को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। वहाँ एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता था सिंपल यूनिट्स में, लेकिन यहाँ पर एटम को सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, दो सब्सटेंसेस, जो आपने ये डेफिनेशन लाजमी याद करनी है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। दो सब्सटेंसेस विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट डिकम्पोज दिस एटम्स इनटू सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
ये बहुत बार मतलब कि बहुत अहम क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये बहुत मतलब आ चुका है, तो आपने ये अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बिफोर, लेकिन इसमें जाने से पहले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास तीन हालतों में, तीन स्टेट्स में पाए जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो 80% जो हैं वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास दो हैं जैसे कि ब्रोमीन और हमारे पास मरकरी है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो बाकी कुछ हैं ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हमारे पास किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट में हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, एलिमेंट को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो हमारे पास है नंबर 1 पर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इन तीन में इसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया, इन तीन ग्रुप इसके बनाए गए हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में मतलब ग्रुप बनाना, ठीक है, तीन ग्रुप में बनाए गए हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर हमारे पास है मेटल। पहले हम मेटल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास मेटल क्या है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर बनने के लिए ऐसे कंडक्टर, ऐसे एलिमेंट जिनमें से बिजली पास आउट हो सके, ठीक है, गुजर सके, उसको क्या कहते हैं। और बिजली पास आउट तब होती है जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्ज़ी से इधर उधर मूव कर रहे हो, ज़्यादा न तौर पर हरकत कर रहे हो, तब भी हमारे पास क्या होता है सकता है कि बिजली पास आउट या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है या हीट पास आउट हो सकती है, ठीक है। तो वो मैं मज़ीद आपको आगे बताता हूँ कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पास होती है, ठीक है, एक मिसाल देकर। तो नंबर 1 जो प्रायोरिक टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इन दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। और तकरीबन 80% जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। और बाकी जो 20% है उनमें से कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं, ओके। तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कुछ। हमारे पास जो एग्जांपल है मेटल्स की, हमारे पास सोडियम हो गया और हमारे पास पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम, ये तमाम की इसकी मिसाल हैं या एग्जांपल हैं मेटल्स की हैं। तो आगे मैंने आपको बताया कि गुड कंडक्टर कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें क्या ये देख लें, ये एक पीस ऑफ मेटल है, ठीक है, एक पीस ऑफ मेटल है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मतलब कि बड़ी क्लोजली होते हैं। ठोस में तो आपने पढ़ा होगा पीछे मिडिल क्लास में 6, 7, 8 में भी मेरे ख्याल में पढ़ा होगा कि ठोस में क्या होता है कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब जो एटम होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल्स है, इसमें क्या है कि एटम बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, लाइक आप देख सकते हैं, ठीक है। और उनमें क्या है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत क्लोजली है, एक तो ये वजह भी है, और दूसरे नंबर में अभी हमने क्या किया, यहाँ से हमने 3 एटम बाहर लिए, मतलब कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 3 एटम हमने बाहर लिए, ठीक है। इनके जो न्यूक्लियस है उस पर कौन सा चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल चार्ज जो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके न्यूक्लियस के शेल हैं उसमें क्या करें, हरकत कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब न्यूक्लियस का पॉजिटिव है, आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं, दफ़ा करते हैं, कहते हैं दफ़ा हो जाओ। लेकिन जो एक जैसे चार्ज कहते हैं आओ हम मिलकर रहते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह आपको देख पता है लोहा और मकनातीस आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ होते हैं ना चार्ज में। नेक्स्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। आप देखें ये न्यूक्लियस जो है, ये इस एटम का जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सेम इसका जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन जो उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सेम इसका भी यही प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ चार्ज। अब क्या करना है, ये न्यूक्लियस जो है इस न्यूक्लियस को भी रिपेल कर रहा है, क्योंकि एक जैसे हैं, ये न्यूक्लियस इसको भी रिपेल कर रहा है, ये न्यूक्लियस इसको भी रिपेल कर रहा है,
दफ़ा कर रहा है, ये न्यूक्लियस इसको भी रिपेल कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी रिपेल कर रहा है, ठीक है। जब ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरीके से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब कि इक्वल हो जाएगी। तो आपको पता है जब माइनस और जमा इक्वल हो तो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, कैंसिल ईच अदर कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चे, फ्री हो जाते हैं, आज़ादाना तौर पर घूमने लगते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन, आपको पता है बिजली पास आउट होने के लिए और हीट पास आउट होने के लिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये क्या हमें चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो जब ये प्रोसीजर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या क्या हम इसे कह सकते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। होप आपको समझ तो आ गई होगी। ठीक बच्चे, तो नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स के ये क्या करते हैं, इनमें से बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें वो वाला प्रोसीजर नहीं होता। इनमें मतलब कि बड़े दूर दूर होते हैं एटम्स आपस से, जिसकी वजह से लाइक अगर देखें हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये कहाँ पर पाई जाती है, हवा में पाई जाती है। तो क्या कि आपस में बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है कि दूर दूर होने की वजह से ये आपस में मतलब कि अट्रैक्ट या रिपेल का अमल नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन आज़ादाना तौर पर नहीं घूम सकते। इसलिए हम क्या सकते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, दोज एलिमेंट्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। बाकी मैंने आपको इसकी मिसालें दे दी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ गया मेटलाइट्स। मेटलाइट्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की खसूसियात पाई गई हों, मतलब कि वो गुड कंडक्टर भी हों और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हों, उसका हम क्या कहते हैं, मेटलाइट्स कहते हैं, ठीक है। दोज एलिमेंट विच पोजेसेस बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास मेटल की खसूसियात भी रखते हैं और नॉन मेटल की खसूसियात भी रखते हों, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस। इफ़ यू get any confusion, any issue, then please comment me. Inshallah I will try my best to solve your problems. And please, if you like, if you understand this video, then please subscribe our channel Ocean of Science, comment, like and share with your friends. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।